यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हालचाल आप सभी के? ऑल गुड। अभी कैपिटल गेन चैप्टर में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारे स्पेशल केसेस को करते हुए आगे बढ़े थे, जहां हम अटके थे डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर में, कि इन केस वेयर shares are issued in dematerialization form by the company and such share if sold by the person to any other person, then in that case such a gain will be treated as capital gain. And if in case of listed share, because when we are talking about dematerialization of share and all, then it is by default these are listed share, and when we talk about listed share, 1 year is to be taken as holding period. Divya, that is, if share are issued after holding of 1 year, it will be treated as long term, and if it is less than holding period is less than 1 year, then it will be treated as शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो उसी में ही हम लोगों ने एक ज़ेरोधा लिमिटेड का जो मिस्टर टैक्स पेयर था और उसकी हमने डिटेल देखी, और उसी डिटेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि परचेज की डिटेल है और सेल्स की डिटेल है। आप अगर नोटिस करेंगे तो एवरी सेल इज मेड इन 2023, दैट इज 23-24। I repeat, every sale is made in 2023, that is 23-24. That means sales are done in the year 2023-24. बोलो yes sir कि no sir? Yes sir कि no sir? तो करें। And as far as purchase is concerned, we will take, as far as purchase is concerned, we will take FIFO basis, like the shares which are purchased in 20 rupees will be sold first. The shares which are purchased in 15 rupees, because it is purchased in 2020, as we have purchased first share in 19, second in 20, third in 21, तो हम लोग इसका गेन भी कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले 20 वाला बेचेंगे, फिर पहले 19 वाला बेचेंगे, then we will sell of 20 वाला शेयर, then we will sell 21 वाला शेयर। Is that clear? Yes or no? Yes। तो एक साथ ही कर लेते हैं हम लोग। 5000 शेयर बेचे 30 रुपए में, राइट? तो सबसे पहले मैंने लिखा ऐसा करके, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर टैक्स पेयर, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सेल कंसीडरेशन। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सेल कंसिडरेशन। तो 5000 इंटू 30 प्लस 5000 इंटू 40 प्लस 7000 इंटू 100। मुझे बताओ तीनों को ऐड किया कितना आया? 10,50,000 लेस कर देंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। I am writing ICOA. What does it means? बोलो, what does it means? तो तीनों का अलग अलग इंडेक्सेशन करेंगे। सबसे पहले ज्योति कर रहे हैं 19 वाला इंडेक्सेशन, कर दें? पता नहीं कहीं चली जाती है अचानक से, है क्या जीवन में कोई? हाँ, तो होना चाहिए, इस उम्र में नहीं है तो खराब ही है फिर। हाँ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 1920 का क्या है? 1920 का 289 मल्टीप्लाइड बाय 348, कितना हो गया ये? 2,40,830। यस, ये तो एक हो गया। दूसरा बोलो, कितने शेयर थे? 4000 इंटू 15, 4000 इंटू 15। कौन से ईयर में परचेज किया था? 20 में। कौन से ईयर में परचेज किया था? 20 में। तो 4000 इंटू 15 डिवाइड बाय 301 इंटू 348, कितना आ गया ये? 368। अरे बच्चों, तुम लोग कैलकुलेटर साथ में लेते हो कि नहीं लेते हो? साथ में करते हो कि नहीं करते हो? पूरा सुनते हो कथा की तरह, है ना? सत्संग ना समझना, ठीक है? इसे जीवन में आत्मसात ही करना है ना। 3000 इंटू 10 लेस कर देंगे 3000 इंटू 10
डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 300 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया, 32,900, 33, 34। हाँ, तो 1-2 रुपए के लिए लड़ना नहीं। इनकम टैक्स कहता है, इनकम टैक्स कहता है कि 10 रुपए तक राउंड ऑफ करेंगे। आप अगर 1-2 रुपए के पीछे झगड़ा करते रहोगे, इनकम टैक्स ने बोला तुम 1-2 रुपए के पीछे मत रहो, 10 रुपए का पूरा आप राउंड ऑफ कर सकते हो। यानी कि जब लास्ट में हम लोग टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं तो अगर 67 आया तो 70 हो जाता है। यस, डिफरेंस अमाउंट बोलो एकदम, 7,06,867। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, इन तीनों में लॉन्ग टर्म कैपिटल के 8 3 11 69 ही होगा अभी। यस यस, सही से लिखो क्या, ठीक है। एक एक फिगर करके बोलो, 706869, ठीक है। आपने गलत किया है ना, आपने कौन सा सही किया है, जो आपने कौन सा सही किया है, हाँ ठीक है। चलो, मस्त लड़ते हैं ये भी आपस में, नहीं हाँ। और आपस में सहेलियां एक दूसरे को रिस्पेक्ट देती है ना, बड़ा अच्छा लगता है क्या, आप दोनों, आप हैं, वेरी गुड, नहीं अच्छा है। लड़कों में ऐसा नहीं होता ना, लड़कों में उल्टा सिस्टम होता है, पता है, जितना हो सकता है बेइज्जत करके बात किया जाए ना, वो मोतिया, इट्स नॉट मोती, इट्स मोतिया क्या। और मारवाड़ में तो है ना, मारवाड़ में तो रिवाज है क्या, मारवाड़ में नजर लग ही नहीं सकती। मारवाड़ में नजर क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि ढंग से कोई बुला ही नहीं रहा है छोरों को, समझ रहे हो मेरी बात है। अब काव्य का तो नाम ही कैसे बने, ऑलरेडी काव्य ही है? चलिए बोलो, हाँ बोलो ना, हाँ कैसे करोगे, 5 + 5 10, 17,000 इंटू किससे करोगे, कैसे करोगे, वही तो मैं पूछ रहा हूं। करो एक बार, 17,000 इंटू 170, तो गलत हो जाएगा ना, वो मैथ्स का रूल ही फॉलो नहीं हो रहा है। तो मैथ्स कहती है कि जब इंटू इंटू होता है तो सबको इंटू करो फिर प्लस करो। अगर ये 17,000 इंटू 170 करोगे तो पता नहीं कितने लाखों रुपए हो जाएंगे, इतने तो मिले ही नहीं। तुमने पहली फीस दी 3,000 रुपए, और ऐसा टोटल मिला कि 3 जिन्होंने दी, तो मैं 3,000 इंटू 3 करके तो जेब में डालूंगा 9,000। अगले दिन 5,000 रुपए फीस दी 10 लोगों ने, तो ऐसा है क्या, 3 + 5 8, और 3 + 10 13, 8 इंटू 13, दैट अमाउंट विल बी, अरे इतना मिल जाए तो मजा आ जाए क्या, है ना। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पेशल केस नंबर 13, स्पेशल केस नंबर 13, पढ़िए इसको और समझिए। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल। समझो ना पहले ना, पहले समझो इस केस को, है ना। तुम लोग अगर पेन डाउन करके मेरी तरफ दो देखोगे तभी मैं समझा पाऊंगा। एवरीवन लुक एट मी प्लीज, बिना झगड़े बिना लड़े, सब लोगों का ध्यान, निगाहें, नजर, सब कुछ मेरी तरफ, राइट ओके। क्या होता है कि जब हम कभी अपनी लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि उसकी 3 तरह की वैल्यू होती है। एक वो वैल्यू जिसमें हमने खरीदा है, साइड में रख दो उसको, तो दूसरी वैल्यू होती है जो मार्केट वैल्यू है, बाजार में वो कितने में बिक रहा है, मार्केट वैल्यू, उसको कहा जाता है फेयर मार्केट वैल्यू। एंड द थर्ड वैल्यू रिगार्डिंग दिस, जो इसकी तीसरे तरह की वैल्यू होती है, आप लोग सुन रहे हैं ना, यस, जो इसके तीसरे तरह की वैल्यू होती है, थर्ड वैल्यू, उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जो आपके यहाँ की स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी, या फिर आपके यहाँ का म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, या आपके सिटी का डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, जिसको अपन लोकल अथॉरिटी कहते हैं, वो डिसाइड करता है। लाइक राजस्थान में उस रेट को कहा जाता है डीएलसी रेट, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल कॉर्पोरेशन, डीएलसी बोलते हैं ना, वो डिसाइड करता है कि प्रॉपर्टी की रेट क्या होगी। हर शहर में एरिया वाइज, सिस्टम वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, पॉपुलेशन वाइज
लोकेशन वाइज जो है वो रेट डिसाइड होती है, उसको हम लोग यहाँ पर इनकम टैक्स में स्टैंप अथॉरिटी वैल्यू बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं उस वैल्यू की स्टैम्प वैल्यू। उस वैल्यू के आधार पर स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है हमें स्टैंप डिपार्टमेंट को। तो टोटल मिला के वैसे देखा जाए तो हमारे पास 3 तरह की वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू आई वो जितने में हमने रिसीव किया है। सपोज ये एक लैंड एंड बिल्डिंग है जो मैं बेच रहा हूं, उसकी एक वैल्यू क्या है जो मैंने रिसीव करी है। दूसरी वैल्यू जो स्टैंप अथॉरिटी वैल्यू है, एसडीवी या एसएवी बोलते हैं, एसडीवी या फिर एसएवी बोलते हैं। तीसरी वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, अब क्या होता है, यूजुअली स्टैंप ड्यूटी से कम मार्केट वैल्यू हो ही नहीं सकती। मार्केट वैल्यू तो हमेशा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा ही होती है। सपोज किसी प्लॉट की गवर्नमेंट रेट अगर 1 लाख रुपए है, किसी प्लॉट की गवर्नमेंट रेट 1 लाख रुपए है, तो ये मान के चलो उस प्लॉट की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो 70,000 होगी या 40,000 होगी, 50,000 होगी, 60,000 होगी। 1 लाख से ज्यादा कभी उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट रेट इज ऑलवेज लेस देन बाजार की रेट, फेयर मार्केट रेट, राइट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने किसी से 1 लाख रुपए रिसीव किए किसी लैंड बिल्डिंग के बदले में। आपने कितने रिसीव किए? लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आपकी वैल्यू वो 1,20,000 होनी चाहिए। मतलब आपने वो वैल्यू ली है जो गवर्नमेंट की वैल्यू से भी कम है कि ज्यादा है? कम है। एज पर गवर्नमेंट क्या होना चाहिए? आपने कितने रुपए लिए? तो जो गवर्नमेंट वाली वैल्यू से आपने क्योंकि कम वैल्यू ली है, ऐसी केस में जो हमारा सेल्स कंसिडरेशन हम लोग जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सेल्स कंसिडरेशन, वो 1,20,000 लिखेंगे, ना कि 1 लाख। सर ऐसे कैसे? रिसीव ही 1 लाख हुए हैं। जब रिसीव ही 1 लाख हुए हैं तो आप 1,20,000 कैसे लिख सकते हो? क्योंकि आपने जानबूझ के सरकारी रेट से भी कम रेट लिखी है। तो व्हेन यू आर राइटिंग लेस अमाउंट, when you are writing less amount then when you are writing less amount than stamp duty value, then the stamp duty value will be treated as sales consideration. आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सर व्हाट इफ सेल्स कंसिडरेशन अवेलेबल ही नहीं हो? सेल्स कंसिडरेशन अवेलेबल ही नहीं हो तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है क्या? फ्री में प्रॉपर्टी कौन देगा? फ्री में प्रॉपर्टी को देता है क्या? सर व्हाट इफ आपने प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है, गिफ्ट के केस में आपको टैक्स नहीं देना है। याद आ रहा है क्या? वो अगला वाला व्यक्ति जब बेचेगा तब टैक्स लगेगा। सॉरी, यस और नो? आ जाओ फटाफट से इसको हम समझते हैं। इफ सेल कंसिडरेशन डिक्लेयर बाय एसएससी इज लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। अनुश्री क्या हो गया? सब ठीक है ना? हाँ, अब तुम एक बार इधर सर को, एक इधर आओ ना, एक दो जन इधर जल्दी आ जाओ। तो क्या हुआ, अगर जो सेल कंसिडरेशन होता है, अगर जो सेल कंसिडरेशन होता है, अगर वो आपने जो अमाउंट लिया है दैट इज पैसा, जो पैसा एसएससी ने चार्ज किया है, अगर वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, आई रिपीट, जो पैसा एसएससी ने चार्ज किया है या डिक्लेयर किया है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से अगर कम है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू खुद ही क्या ले ली जाएगी? सेल कंसिडरेशन। तो इसको मैं एक बार यहां पे लिख भी देता हूं ताकि आपको शॉर्ट में भी समझ में आ जाए। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी लाइन है ना, इसको छोटा करता है। ठीक है, समझना समझना सब लोग। इफ, क्या बोल रहा था मैं? इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन एक्चुअल अमाउंट declare by SSC, actual amount declared by SSC, then अच्छा, then no issue, तब कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जो आपने अमाउंट डिक्लेयर किया है, जो आपने एक्चुअली अमाउंट डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर इज एक्चुअल अमाउंट डिक्लेयर इज सेल कंसिडरेशन। बोलो हाँ या ना? समझ आया कि नहीं आया? ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब इसका उल्टा करते हैं। ठीक है, इफ एसडीवी इज ग्रेटर देन एक्चुअल अमाउंट
डिक्लेयर बाय एसएससी। अगर मान लीजिए एसडीवी जो आपने डिक्लेयर किया है वो ज्यादा है, सॉरी एक्चुअल अमाउंट जो आपने डिक्लेयर किया वो ज्यादा है किससे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, बोलो हाँ या ना, देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर स्टैम्प अथॉरिटी वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज सेल, बोलो ना सेल कंसिडरेशन। यहां तक ये तो सिर्फ हमने पहला पॉइंट लिखा है, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से, ये वाली कंडीशन जो मैं लिखवा रहा हूं वो नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट करो भारत की जनता। खुद तो आए जब से चैट ही किए जा रहे हो। हाँ, ओहो वीडियो कॉल क्लास के टाइम पे, हम क्या जाने। हाँ तुम भी तो अभी बोली थी कुछ। हाँ चले आगे, लिखो आगे, तो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, चलो जल्दी जल्दी से नोट कर लो बेटा सब लोग, जल्दी जल्दी से नोट कर लो बेटा सब लोग, कर लिया। चलो आ जाओ आ जाओ फटाफट से, आ जाओ फटाफट से सेकंड पॉइंट में। इफ एसएससी क्लेम दैट एसएवी इज ग्रेटर देन फेयर मार्केट वैल्यू। अब क्या हुआ समझना, कोई एक प्रॉपर्टी थी, कोई एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, मैं सेकंड पॉइंट बता रहा हूं आपको। ये जो प्रॉपर्टी थी इसकी गवर्नमेंट रेट, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसकी कैसी रेट, गवर्नमेंट रेट। गवर्नमेंट रेट को हमने क्या बोला, स्टैंप अथॉरिटी वैल्यू। ये गवर्नमेंट रेट ही कम थी बाजार की वैल्यू से, मतलब बाजार की वैल्यू बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट रेट बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट तो कम ही बोल रही है ना, गवर्नमेंट कम बोल रही है, ज्यादा कौन बोल रहा है, बाजार, कोई दिक्कत नहीं है। बजाय इसके उल्टा हो ऐसा, मतलब कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा हो किससे, फेयर मार्केट वैल्यू से। मतलब कोई घर है, कोई बाजार की प्रॉपर्टी को घर है जो वैसे उसकी मार्केट वैल्यू हो रही है 1 करोड़, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है नहीं नहीं इसकी वैल्यू 1,25,00,000 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कोई खरीदेगा क्या, क्योंकि आप इसका स्टैम्प ड्यूटी जो वैल्यू पे करोगे वो 1,25,00,000 पे करनी पड़ेगी। अगर 1,25,00,000 पे स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया आपने तो टैक्स भी उसके आधार पर लगेगा। और आप 1,25,00,000 पे क्यों पे करोगे ड्यूटी, जब आपको 1 करोड़ से ज्यादा पैसे मिलने ही नहीं है। उसकी मार्केट रेट ही 1 करोड़ है, कोई पर्टिकुलर लैंड प्रॉपर्टी है उसकी मार्केट रेट जब 1 करोड़ है तो आप 1 करोड़ से ज्यादा में कैसे बेच सकते हो, और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि 1.25 करोड़ है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो केस विल बी रेफर्ड, क्या बोला, केस विल बी रेफर्ड टू, आई रिपीट केस विल बी रेफर्ड टू, किसको केस रेफर किया जाएगा, वैल्यूएशन ऑफिसर को। किसको रेफर किया जाएगा, केस विल बी रेफर्ड टू वैल्यूएशन ऑफिसर। बोलो यस सर कि नो सर। अब मुझे बताओ कौन डिक्लेयर करेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर। आगे बढ़ू, ओके आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। क्या बोला, इफ एसएससी क्लेम दैट SAB that is government rate is more than market rate, then assessing officer AO, assessing officer will refer the case for the valuation of asset and value will be determined by VO shall be taken as sale consideration। इसको ऐसा समझो, क्या हुआ कि कोई प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी की बाजार की रेट क्या थी, प्रॉपर्टी की बाजार की रेट क्या थी, 1,25,00,000, ठीक है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी उसकी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 1,50,00,000। भैया मार्केट में 1,25 में मिल रहा है तो स्टैम्प ड्यूटी को ज्यादा देगा क्या, नहीं देगा। तो हमने कहा, हम गए असेसिंग ऑफिसर के पास कि देखो साहब गवर्नमेंट ने इसकी रेट ही 1,50 डिसाइड कर दी है, लेकिन हम हमारे हिसाब से मार्केट में 1,25 से ज्यादा कोई खरीद ही नहीं रहा है, सर व्हाट टू डू नाउ। तो गवर्नमेंट ने कहा रुको एक बार हम लोग समझते हैं इसको। गवर्नमेंट के पास ऐसे इंजीनियर्स वगैरह होते हैं जिनका नाम होता है वैल्यूएशन ऑफिसर। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू करने के लिए केस कहां चला जाएगा, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। अभी वैल्यूएशन ऑफिसर डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू 1,25 1,50 या क्या है, राइट। अभी केस चला गया है वैल्यूएशन ऑफिसर के पास।
अगर वेयर वैल्यू डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर exceed the stamp duty value, the stamp duty value shall be taken as sale consideration. वैल्यूएशन ऑफिसर खुद भी कह रहा है, वैल्यूएशन ऑफिसर खुद भी कह रहा है कि जो वैल्यू है ना वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा ही हो रखी है भाई साहब, तो गवर्नमेंट खुद कह देगी कि इसका मतलब हमारी गलती है, हमने इस फालतू में इसको ओवररेट करके 1.50 कर दिया है, इसकी वैल्यू तो 1.50 बन ही नहीं रही है, इसकी वैल्यू तो 1.50 बन ही नहीं रही है। तो बेटर क्या है, वैल्यूएशन ऑफिसर जो बोल रहा है वो कर लो। वैल्यूएशन ऑफिसर अगर 1.30 बोल रहा है तो 1.30 इसकी बन जाएगी, सॉरी अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ज्यादा ही बोल रहा है इसका मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसकी जो है वो कम कर दी जाएगी और 1.25 में आप इसको बेच सकते हो। यस और नो? यस। मान लीजिए, चलो ये जो है ना इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम लोग अपने अगले पॉइंट, इसके क्वेश्चंस भी हम लोग बाद में करेंगे और इसको डिस्कशन भी हम लोग लेटर ऑन करेंगे। तो एक बार पहले मैं एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक लेके आऊं तो क्या, अरे यार ये कौन था, ये वो टच करते ही खुल गया ये तो, अरे क्या हो गया ये, सही अभी ये बंद भी नहीं किया तुम लोगों ने कैंडी क्रश? हाँ कैंडी क्रश कौन खेलता है उस उम्र में? अभी कैंडी क्रश खेलने की उम्र है क्या तुम्हारी? जो चीजें खेलने की उम्र वो खेलो। हाँ चलो लेसन नंबर 7, अरे गंदी सोच, हाँ हंस रही है हट, हाँ यस लेसन नंबर 7 कैपिटल गेन। हम लोगों ने यहां से बातों को स्टार्ट किया था। क्या हमने सेक्शन 48 पढ़ लिया? क्या हमने इस रेफरेंस को भी पढ़ लिया? ये फॉर्मेट पढ़ लिया पूरा? अरे क्या बोल रहे हो, फॉर्मेट नहीं पढ़ा क्या? फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आता है? माइनस करते हैं क्या? माइनस करते हैं क्या? माइनस करते हैं क्या? फिर माइनस करते हैं क्या? इंप्रूवमेंट। तो क्या आ जाता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, इसके बाद हमने इस अगर चार्जिंग सेक्शन की बात करें तो हमने क्या क्या चीजें देख ली। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? फिर कैपिटल एसेट क्या होनी चाहिए? फिर ट्रांसफर कब होना चाहिए? या तो होगा गेन या तो होगा लॉस, और सच गेन और लॉस शेल नॉट बी कवर्ड अंडर एग्जेम्पशन अंडर 54 सीरीज। बोलो यस सर कि नो सर? नहीं आया समझ के? आ गया? आ गया। आगे बढ़ते हैं। अभी फिर आते हैं आगे, कैपिटल एसेट और नॉन कैपिटल एसेट पढ़ लिया था। फिर दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म या फिर ट्रांसफर को पढ़ लिया, ट्रांसफर इंक्लूड। फिर हमने पढ़ा ट्रांसफर एक्सक्लूड। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो गए? ओके। फिर हम लोग आ गए कब कब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर हमने स्पेशल केस पढ़े, 1 बाय 1 हमने सारे स्पेशल केस कंप्लीट कर लिए। एक मिनट एक बार नजर घुमा लो। केस नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन डेट, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद पार्टनर टू फर्म पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ लिया। फिर कैपिटल एसेट बाय फर्म टू पार्टनर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ लिया। एक बार चेक कर लो, एक बार राइट एंटाइटलमेंट पढ़ा, कंपल्सरी एक्विजिशन, मुझे आवाज नहीं आ रही सबकी, सेल्फ जनरेटेड एसेट, हेलो लावेगा टिफिन, बाइक ले जा हमारी, हाँ फोन किया हुई है, बाइक ले जा, ऊपर आ जा। हाँ इंश्योरेंस कंपनसेशन, क्या ज्योति इंश्योरेंस कंपनसेशन पढ़ा ना यार? हाँ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, अरे आग लगी थी, आग नहीं लगी थी, भूकंप आया था। अच्छा ओके, नहीं पढ़ा तुमने? पढ़ लेना आप, ठीक है। हाँ नेक्स्ट ईएसओपी पढ़ लिया, और ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी एक बार का अभी हमने कर लिया, बाकी इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे बाद में। नाउ इस बच्चे की मुस्कुराहट देख के तुम समझ रहे होंगे कि कुछ अच्छा होने वाला है ना? आपने अगर नोटिस किया हो तो ये जो बच्चा है इसके गाल में थोड़े से खड्डे पड़ रहे हैं, लेकिन ये मैं नहीं हूं, राइट है ना? ये मैं नहीं हूं, राइट। चलो सर ये कौन है बाद में डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, जितने भी अभी बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं और रिकॉर्डेड क्लास देख रहे होंगे और
जितने भी बच्चे फेस टू फेस पे बैठे, इस बात में सबकी आवाज आनी चाहिए, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? मुझे बताओ सेल कंसिडरेशन कौन सा अमाउंट है? सेल कंसिडरेशन कौन सा अमाउंट है जितने में हमने सेल किया है? इसमें से लेस कर देते हैं हम लोग क्या? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। तो जैसे ही एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर लेस करते हैं, ले लो तेज सिंह लो, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर लेस करते हैं तो आता है क्या? बाहर निकल जाओ सब लोग। नेट सेल, जैसे ही नेट सेल कंसिडरेशन आया तो दो चीजें माइनस होगी। पहला क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, दूसरा क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्लियर है अभी तक सबको? यस और नो? अब जो अमाउंट आया है ना, आप लोग इसे क्या बोल रहे हो? नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस। सर क्या खतरनाक दोगले आदमी हो आप, इतने दिन तक तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोल रहे थे, आज बदल गए, आज कॉन्सेप्ट बदल गया। क्योंकि ये जो बैलेंस आया है ना, ये गेन और लॉस कुछ भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव है तो गेन हो गया, नेगेटिव है तो लॉस हो गया। अब इसमें हम लोग लेस करते हैं कुछ चीजें जिसको हम लोग कहते हैं क्या? एग्जेम्पशन। तो आज से जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है उसका नाम क्या है? एग्जेम्पशन। और ये जो एग्जेम्पशन दी जाती है, ये दी जाती है 54 से लेकर सेक्शन 54 GB में। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एग्जेम्पशन दी जाती है 54 से लेकर 54 GB में। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप अच्छे से सुनना। एग्जेम्पशन दी जाती है सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 54 GB तक, और कुछ ना कुछ इसकी कंडीशंस होती है। अब जो इसके बाद अमाउंट आएगा, वंशिकाओं सुनिए, इसके बाद जो अमाउंट आएगा इसका क्या नाम रहेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हमारा मुद्दा क्या हो गया आज का? एग्जेम्पशन। हमारा मुद्दा क्या हो गया आज का? एग्जेम्पशन। और एग्जेम्पशन कौन से सेक्शन के तहत आ रहा है? ठीक है, तो स्टार्ट करें एग्जेम्पशन। सर इसकी बात आपने पहले कभी करी थी क्या? कभी इसका जिक्र किया था आपने? हाँ, मैंने एक दिन जिक्र किया था, लेकिन तुमने मुझे भी इग्नोर कर दिया था। अगर तुम मेरी बातों को इसी तरह से इग्नोर करती रहोगी या रहोगे तो फिर हमारा साथ कैसे चलेगा बताओ? मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो ये है पॉइंट नंबर 5। आज तक जो हम पढ़ रहे थे क्या थे? 1 to 4, और आज जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है? सच गेन और लॉस शैल नॉट बी कवर्ड अंडर एग्जेम्पशन ऑफ द सीरीज ऑफ सेक्शन 54। यानी कि जो सेक्शन कौन सा है? 54 की सीरीज में ये कवर नहीं होगा। आई रिपीट, तो टैक्सेबल होगा। इसीलिए मैं आपको, देखो चार्जिंग सेक्शन की बात है, फिर से याद दिला रहा हूं आप लोगों को। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिख रहा है सबको? सच गेन और लॉस शैल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 54। अगर 54 में कवर हो रहा है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, दैट इज लेस हो जाएगा। यस सर कि नो सर? समझ आया कि नहीं समझ आया? आ गया अच्छे से एकदम? तो करें शुरू। क्या होता है 54 को? तो मैं आपको लेके चलता हूं 54 की सीरीज में। उतना ही दिख रहा है ना? लंबा करने से भी उतना ही दिख रहा है ना कि ज्यादा दिख रहा है? उतना ही है लगभग, तो क्या मतलब फिर? हाँ यस, आ जाओ सब लोग इधर, है ना? पहले मैं ना कुछ बातें बताता हूँ आप लोगों को, राइट? अदरवाइज एग्जाम्पशन ऐसे मजेदार समझ में नहीं आएगा। मैं क्या चाहता हूँ, एग्जाम्पशन एकदम मजेदार समझ में आए, ठीक है? सबसे पहले क्या हुआ, एक बार है ना, एक बार मैं जब भी ऐसे एक बार बोलता हूँ ना तो ऐसे मुझे आदि की याद आती है ना। आदि बहुत ऐसे मस्त बोलता है ना, पापा एक बात बताऊं? बताओ। एक बार है ना, ऐसे शुरू करता है। तो जैसे उस आदि की मम्मी बोल रही है कि ना मैं खाना बना दिया है, तो पापा को अच्छे से बता के आ। तो ऐसे बोलता है ना, पापा पापा एक बात बताऊं? हाँ, एक बार है ना मम्मी ने रोटी बनाई है। मैं कहा अच्छा। और कुछ भी चीज ऐसे ढूंढनी होती है उसको, या नहीं देखनी होती है, तो अपन ऐसे तो छुप छुप जाते हैं, फिर ऐसे बोलते कहाँ पे है ना, दिख नहीं रहे हैं ऐसे करके ना।
तो उसको कैसे रिलेट करते हैं, जैसे मैंने उसको ये वाला पेन पकड़ा, बोले कौन सा पेन, मैंने कहा ये वाला, बोले कहाँ पे, अरे मैंने कहा पेन पड़ा ना वो, तो उधर देखा कहाँ पे पापा, कहाँ पे, अरे मैंने कहा यार छोटे छोटे बच्चे कितने मतलब है ना। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, एग्जेम्पशन की, किसकी बात कर रहे थे, एग्जेम्पशन की, आदि की, है ना। नहीं, आदि को अगर तुम लोग अभी देखना चाहते हो, आज आदि का मैंने वो भी डाला है ना, एक रील भी, मैंने नहीं डाली मतलब, है ना, इंस्टाग्राम पे वो उसकी मम्मी ने डाली है, तो कोलैबोरेशन में ऐड करना ही था मेरे को, तो क्या वो मंत्र मंत्र बोलना भी सीख गया। अरे मैंने कहा पता नहीं, कोई भगवान भगवान का स्वरूप तो नहीं है ये, है ना, 2 साल का ही हुआ है अभी तक, और 2 साल की उम्र में वो भगवान भगवान की बातें करनी शुरू कर दिया, पूरा अच्युतम केशवम पूरा वो बोल रहा है, कर्पूर गौरम पूरा बोल रहा है। अरे मैंने कहा क्या भाई, वो ABCD वगैरह सब आ गए, 1 2 3 4 सब आ गए। अरे मैंने कहा हम तो मतलब नर्सरी पैप 1st 2nd 3rd 4th तक भी ढंग से नहीं सीख पाए थे इतना सब कुछ, क्या पर ठीक है आजकल पता नहीं है, तो मुझे लगता है मैं ज्यादा बादाम खाता था, यस। हाँ, तो एग्जाम्शन की बातें करते हैं। एक बार क्या हुआ कि हमारे दादा ने एक घर परचेज किया था, और जो घर परचेज किया था वो परचेज किया था 2002 में 10 लाख का, राइट है। अब इस घर में कौन कौन रह रहा है, इस घर में रह रहा है पापा फैमिली प्लस पापा के 4 भाई, ठीक है, टोटल पापा के मेरे समेत, पापा के समेत मतलब पापा के 5 भाई हैं। ये पापा के 5 भाई टोटल मिला के जो लोग हैं, उनका जो परिवार है वो मिलके हो गया 25 से 30 लोगों का, ऊपर वाले की दया है ना। तो अरे 5 × 2 मतलब एक एक शादी करी सबने, तो 10 तो लोग ये हो गए, मतलब 5 पापा वगैरह और 5 मम्मी चाची ताई जी वगैरह, तो 5 और 5 कितने हो गए 10। और पहले नॉर्मली मेरे से जो बड़े वाले, जो हमसे जो ऊपर वाले जो भी है, जैसे मेरे ताऊ जी है या मेरे 2nd नंबर वाले ताऊ जी या पापा है, तो सब 3-3 है, मतलब 3-3 बच्चे सबके, है ना। अब आजकल मुश्किल होता है, मतलब मुश्किल मतलब कि करते नहीं है लोग, है ना, मतलब 1-2 ही होते हैं, या फिर वो भी नहीं होते हैं, या एक ही करते हैं, ऐसा ये सब आजकल का सिस्टम है या प्रोसीजर है, राइट। तो 25 होना कोई बड़ी बात नहीं है ना, बुआ भी तो है ना साथ में, तो घर में कितने लोग हो गए 25 से 30। अब हमने सबने मिलके सोचा कि दादा के आशीर्वाद से घर भी बड़ा है, लेकिन घर अब छोटा पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर वाले के आशीर्वाद से 25-30 लोग हो गए हैं, है ना, 25-30 लोग हो गए हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो अभी क्या है, या तो बड़ा कर लो या सेपरेट हो जाओ। अभी सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग रहेंगे, तो हमने सोचा ये घर हम लोग सेल कर देते। 2002 में 10 लाख का लिया था, 2023-24 में इस घर को हमने बेच दिया 1.5 करोड़ में। कितने में, सब कुछ सही सही बता रहा हूं मैं, कितने में बेच दिया 1.5 करोड़ में। 1.5 करोड़ रुपीस का हमने जो पैसा आया 1.5 करोड़। तुम लोग तो क्या है सब टैक्स वाले आगे खड़े हो गए, hey सर यू आर हैविंग हाउ मच अमाउंट 1.5 करोड़, हम तो इसका कैपिटल गेन टैक्सेबल करेंगे, क्योंकि बेचा क्या, घर इज एसेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर कैपिटल एसेट, एंड व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर सेलिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करोगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेल कंसिडरेशन, कितना लिखेंगे हम लोग 1.5 करोड़, लेस कर देंगे क्या, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मुझे बताओ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख से किया तो डिवाइड बाय हो गया 2002-03 का कितना है बताओ तो एक बार, 2002-03 का इंडेक्स बताओ मुझे एक बार, 105, और अभी पिछले साल बेचा है इसका कितना है 348, मुझे बताओ कितने हो गए ये 30 लाख। अरे क्या नीचे 105 है ना, क्या कर रहा है पागल है क्या, नीचे 105 है बेटा। हाँ बोलो कितना हो गया 14,285। अब तो सब एक साथ आ गए सर, बिकॉज यू हैव सोल्ड योर लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज इन रुपीज 1.5 करोड़ and you have bought in 2002-03, so your cost of acquisition is 10 lakh. We will do indexation,
जस्ट बिकॉज ऑफ यू वी आर डूइंग इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन में डिवाइड बाय क्या कर दिया 105, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 348। आई रिपीट, डिवाइड बाय क्या कर दिया 105, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 348। डिफरेंस अमाउंट कितना आ गया 33,14,285। डिफरेंस अमाउंट कितना आ गया, डिफरेंस अमाउंट कितना है बोलो ना। अरे इतने सारे लोग बैठे हो, कैलकुलेटर चलाओ ना, क्या कर रहे हो, मुंडे क्या देख रहे हो मेरे, तुम कैलकुलेटर क्यों नहीं लाई, तो बताओ ना कितना आया। 84,755। कैसे आएगा, 15 आना चाहिए लास्ट में यार। क्या कर रहे हो तुम लोग यार, टाइम वेस्ट करो, फिर से करो ये 10 लाख डिवाइड बाय 105 इंटू 348 करो, पहले फिर से करो, मेरे को गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, जल्दी करो, कितना आ रहा है, धीरे धीरे बोलो। 33,14,285, ठीक है। अब डिफरेंस अमाउंट बोलो। हाँ 16,85,715, हाँ ये ठीक है। वही मैंने कहा ऊपर 85 है तो नीचे 15 आना चाहिए ना, वो 55 बोली। अभी ठीक है, अभी मेरी बात सुनो, अब कॉन्सेप्ट को समझना, अब कॉन्सेप्ट को समझना सब लोग। सबसे पहले दादा ने घर खरीदा कितने में 10 लाख में, दादा ने घर खरीदा कितने में 10 लाख, हमने घर बेचा कितने में 1,50,00,000 में। मुझे बताओ हम लोग फायदा कमाना चाह रहे थे या फिर हम लोग बड़ा घर लेना चाह रहे थे, बड़ा घर लेना चाह रहे थे। तो हमने क्या किया, सीधे ये वाले 1,50,00,000 रुपए लेकर गए और एक बहुत बड़ा सा प्लॉट बिक रहा था जिसके अंदर 7-8 कमरे थे, 1-2 हॉल थे, 2-3 किचन थे, 10-12 बाथरूम थे और वो 1.5 करोड़ रुपए मिल रहा था। कितने में मिल रहा था, हमने उसको जाके खरीद लिया। तो मुझे बताओ कि क्या इस गेन के ऊपर मुझे टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। my question is now we have purchased the land and property in 2002, we sold that property just because of expansion, because we are having a small house, now we need a big house, so we sold our small house in the nearby locality and we purchased a new house in outside the town so that we can have a big house, so that we can live together. तो my question is क्या मेरे को इसके ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। आप लोग इमोशंस के साथ बता रहे हो कि ऐसे ही बता रहे हो। 2 घंटी बिजली बजा दे, खोल देला गेट, 2 घंटियां बिजली बजा, 2 घंटियां। यस सर कि नो सर। तो मुझे बताओ मेरे को टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या मेरे ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा टैक्स, बोलो ना। क्योंकि मैंने उस पैसे को कहीं और लगा दिया इसलिए, या फिर क्या, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, क्योंकि मैंने दूसरी प्रॉपर्टी परचेस की इसलिए मुझे टैक्स नहीं देना, ऐसा गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलेगी हमें क्या करना है। मेरा क्वेश्चन समझ में आया, क्या ये कैपिटल गेन पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, दिस इज माय क्वेश्चन। जिस तरह से तुम लोग सोच रहे हो ना, उसी तरह से गवर्नमेंट ने भी तुम्हारे बारे में सोचा है। और गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई बंदा या बंदी दोनों है ना, अगर कोई लड़का या लड़की या आदमी या औरत कोई भी अगर है ना, अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन करता है और ये 1.5 करोड़ अगर किसी और जगह पे लगा देता है और वो जगह सेम प्रॉपर्टी है, लैंड एंड प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, तो ऐसे पर्सन को उतनी एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए जितना इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए 1.5 करोड़ लिया और 1.5 करोड़ पूरा लगा दिया, मुझे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 1,16,85,715, 1,16,85,715। क्या 1.5 करोड़ या पूरा लगा दिया, तो अगर 1.5 करोड़ से तो कम ही लगाया है ना, मतलब 1,16 लाख से तो ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, बोलो एग्जेम्पशन। और एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, या तो आपका इन्वेस्टमेंट जितना आपने इन्वेस्ट किया है और या तो आपका गेन, विच एवर इज लेस, जो अमाउंट लेस होगा उसका क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन। मुझे बताओ मेरे पास में आए कितने रुपए थे 1.5 करोड़, मैंने नया घर भी कितने में लिया
1.5 करोड़ में, है ना। मैंने नया घर भी कितने में लिया, 1.5 करोड़ में, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1.5 करोड़, और मेरा जो प्रॉफिट था वो था 1 करोड़ 16 लाख समथिंग समथिंग समथिंग। तो इसका मतलब ये कितना था, वापस बोलो ना एक बार। 1 करोड़ 16 लाख, वापस कर लो एक तो जल्दी से एक बार। 1 करोड़ 16 लाख 85,000। तो ये जो अमाउंट है ना, इसका पूरे का पूरा मुझे क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा वो भी देख लीजिए सब लोग एक बार। एग्जेम्पशन कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, 1 करोड़ 16 लाख 85,715। और मेरा अब जो गेन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। दिस इज द मेन आइडिया और मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड एग्जेम्पशन। तो सबसे पहला एग्जेम्पशन क्या बोलता है, सब लोग देखना इस टेबल के जरिए। सबसे पहला एग्जेम्पशन का मैं गोला कर रहा हूं, आप देखते जाओ बोर्ड पे, ठीक है। सबसे पहला एग्जेम्पशन कौन से सेक्शन में आ रहा है, 54। किसको मिलेगा, कब मिलेगा, जब क्या हुआ हो, उसने क्या सेल किया हो, उसने क्या परचेज किया हो। लुक एट मी, हमने क्या बेचा था, हमने क्या खरीदा, ठीक है। या तो -1 ईयर में परचेज करना है या +2 ईयर में। यानी कि जिस वक्त, अच्छा ऐसा है क्या, आज हमने अपना घर बेचा, हम अपना घर बेच के अगर फिर से नया घर खरीदने जाते हैं तो क्या हमें नया घर अगले दिन मिल जाएगा या ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा बहुत रिगोरसली, तब जाके आपको अपनी पसंद की जगह मिलेगी, ठीक है। तो उसमें समय भी लग सकता है, उल्टा भी हो सकता है, पहले आप घर खरीदो फिर आप घर बेचो, या फिर पहले आपने घर बेच लिया हो उसके बाद आपने न्यू हाउस परचेज किया हो। इन एनी केस जो आपने परचेज किया है न्यू वाला हाउस, वो या तो 1 ईयर अगो या 2 ईयर लेटर परचेज किया हो। एज फार एज कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न +3 में करना है, एज फार एज कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न +3 में करना है, ठीक है। यस और नो, यस। कितना एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन विच एवर इज। लेकिन जो नया वाला घर खरीदा है ना, उसको 3 इयर्स तक रखना पड़ेगा लॉक इन में, उसको 3 इयर्स तक रखना पड़ेगा लॉक इन में। ये कौन सा सेक्शन पढ़ा दिया मैंने आपको, अभी आपको इसमें मैं लिखवा कुछ भी नहीं रहा हूं। अगला लेक्चर लेंगे जब हम लोग, हम पूरे एग्जाम्पशन पहले एक बार नोट डाउन कर लेंगे। अब आपको समझ में आ गया, कुछ भी तो बेच के कुछ भी तो खरीदना है, कुछ भी तो बेच के कुछ भी तो खरीदना है। और जब हम कुछ भी तो खरीद रहे हैं तो जो हम खरीद रहे हैं उस अमाउंट का हमें एग्जेम्पशन मिल रहा है। ये बात हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सी यू टुमारो। कल आप लोगों को मैं लिखवाऊंगा और हम लोग एक ही टेबल में सारी बातें लिखकर परसों के लेक्चर तक इस कैपिटल गेन को पूरा कंप्लीट कर देंगे। यस बोलो। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, पूरा एग्जाम्पशन तक सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा कैपिटल गेन कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को एक बुक जो है आपके घर तक पहुंच गया है, राइट। अभी एक और बुक आपके यहाँ से डिस्पैच हो रहा है जो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो जो दूसरा वाला बुक आपको मिलेगा उसमें सब नए क्वेश्चन है, हमने 1 बुक से अभी तक पढ़े हैं और सॉल्यूशन किया है। जो दूसरा वाला बुक जो है वो किसके लिए मैं आपको भेज रहा हूं, क्वेश्चन आंसर और देने के लिए। उसके मैं और अलग लेक्चर लेके और क्वेश्चंस भी करवा दूंगा जिससे आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू सो मच।